नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य के इस कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी गलता लोहा। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ऐसी संवेदनशील पंक्तियों के लेखक शेखर जोशी, जिन्होंने अपनी कहानी दाजू में अपने इन विचारों को प्रस्तुत किया, तो इनसे इस लेखक की संवेदनशीलता, मनःस्थिति का पता चलता है। शेखर जोशी उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन को नए आयाम प्रदान किए। कमलेश्वर, मोहन राकेश, मनु भंडारी जो बहुत सशक्त हस्ताक्षर नई कहानी के रहे हैं, उनमें से एक ऐसा नाम शेखर जोशी के रूप में उभरा जिसने कमेरे वर्ग के प्रति, मानवीय संवेदनाओं के प्रति, समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति अपने भावों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया। शेखर जोशी की कहानियाँ आपके मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ती हैं कि आप लगातार उन्हें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ। बचपन से ही आप साहित्यिक प्रेमी थे। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में, प्रकृति के प्रांगण में जन्म लेने के कारण प्रकृति के प्रति आपका विशेष अनुराग रहा। सतत संघर्षशील लोगों को आपने अपने साहित्य के माध्यम से वाणी प्रदान की। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सभी आपके कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद आपका शब्द चित्र संग्रह है। आपकी रचनाओं का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ। आपको पहल सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही यशस्वी लेखक शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित है। सबसे पहले कहानी का सार। कहानी का शीर्षक जो गलता लोहा है, उसके माध्यम से लेखक हमारे समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को व्यक्त करना चाहते हैं। कहीं न कहीं लेखक मानते हैं कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था लोहे की तरह मजबूती के साथ फैली हुई है। इसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क पर इस प्रकार प्रहार करती है कि वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे बहुत संवेदनशील मुद्दों पर यह कहानी बात करती है। कहानी का नायक है मोहन। मोहन जो तीव्र बुद्धि विद्यार्थी है। मोहन के जीवन के एक लंबे अंतराल को लेखक ने अपने इस कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। दो विविध प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी किस प्रकार परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने कार्य को चुनने के लिए बाध्य हैं, और किस प्रकार परिस्थितियां हमारे देश के युवाओं के कैरियर को दिशा देने का काम करती हैं, कहानी में बहुत सूक्ष्मता से दिखाया गया है। कहानी अनेक ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करती है जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। मोहन एक स्कूल का विद्यार्थी है। उसके पिता पंडित वंशीधर पुरोहिती का काम करते हैं, थोड़ा खेती का काम करते हैं। खेती के माध्यम से, पुरोहित के अपने काम के माध्यम से उनका जीवन यापन संभव नहीं हो पाता। मोहन के पिता पंडित वंशीधर
पुरोहिती का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के अपने यजमानों के संस्कार करवाना भी कोई सहज काम नहीं है। रुद्र पाठ करवाने का काम हो या विभिन्न प्रकार की पूजा, व्रत, उपवास करने का काम हो, उसके लिए भी कठिन साधना की आवश्यकता रहती है, जिसे करने में वे अपने आप को सक्षम नहीं पाते। बेटा उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहता, वह सब चीज़ें उसने सीखी भी नहीं हैं, उन सब में उसका रुझान भी नहीं है, जिनके कारण उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। मोहन को सुनाने के लिए वे जोर से बोलते हैं कि मुझे यजमान के घर जाना है, पर मोहन सुनकर भी इन बातों को अनसुनी कर देता है। वह अपने साथी, जिसने अपना आफर खोला हुआ है, धनराम लोहार, उसके पास जाता है। ज़्यादातर मामलों में जो पुरोहित टोला है उसके लोग वहाँ नहीं जाते। धनराम और मोहन दोनों साथ ही पढ़े हैं, मास्टर त्रिलोक के पास पढ़े हैं। दोनों जब मिलते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं कि किस प्रकार मास्टर त्रिलोकचंद अपने एक मित्र की दुकान पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। उसके बाद जब विद्यालय में वे आते थे तो विद्यार्थियों को पीटते थे, सजा देते थे, किस प्रकार जातिगत टिप्पणियां करते थे, किस प्रकार लगातार उन्हें मानसिक त्रास देने का काम मास्टर त्रिलोकचंद करते थे। मोहन के कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने उसे एक तरह से मॉनिटर बना रखा था, सारा काम उसी को सौंप देते थे। अनेक स्थितियों में यह होता था कि सजा देने का काम भी मोहन ही करता था। मास्टर जी का एक नियम बड़ा गजब का था कि जिस बच्चे को सजा मिलनी होती थी वह अपनी सजा के लिए हथियार भी स्वयं ही चुनकर लाता था। इससे बड़ा भय रहता था। धनराम ने बहुत प्रयास किया कि वह विभिन्न प्रकार के पहाड़े याद करे, पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि हो, पर उससे हो ना पाया। एक दिन जब 13 का पहाड़ा याद करने के लिए उसे दिया गया तो वह हिचकिचाहट में थोड़ा बहुत सुना पाया, पर उसके बाद उसे सुनाना संभव नहीं हुआ। मास्टर जी ने उसे सजा दी और कहा, व्यंग के साथ कहा कि तेरी बुद्धि में लोहा भरा है। इससे उस विद्यार्थी की शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा हो गई। उसने शिक्षा को छोड़ दिया, अपने पिता के ऑफर पर आ गया, उनके साथ काम करने लगा और इस प्रकार काम करते करते कब वह स्थान उसके पिता की अपेक्षा उसके नाम से जाना जाने लगा, पता ही नहीं लगा। इसी दौरान मोहन के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। गांव की विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए पास के विद्यालय में जाना पड़ता था, जहां का मार्ग बहुत कठिन था। बीच में एक नदी बहती थी, उसमें पानी रहता था, डूबने का बड़ा खतरा रहता था। छोटे बालक के लिए इस प्रकार की विपदाओं का मुकाबला करना सहज नहीं था। तभी एक दिन गांव में बिरादरी के एक व्यक्ति रमेश ने पंडित वंशीधर से कहा कि वह अपने साथ मोहन को लखनऊ ले जाएगा और वहां उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेगा। पंडित वंशीधर के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। वे समझते थे कि बेटा अधिकारी बने और इससे उसके अधिकारी बनने की राह आसान होगी। रमेश उसे ले गया, वहाँ के किसी भी स्कूल में मोहन का दाखिला करवा दिया। गांव का यह कुशाग्र विद्यार्थी शहर में चल नहीं पाया। घर पर भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। घर पे जो उसकी भाभी और चाची थी वे लगातार उससे काम करवाती थी। इतना ही नहीं, मोहल्ले भर के काम करने की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई। जब छुट्टियां होती थी तो उसे घर जाने से रोका जाता था। कहा यह जाता था कि अगले दर्जे की तैयारी करनी है, पर वास्तविकता यह थी कि वह ऐसे कमाऊ लड़के को छोड़ना नहीं चाहते थे। मोहन अपने घर की परिस्थितियों से परिचित था, अतः वह भी अपने पिता को
वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। इन सब परिस्थितियों के बीच में मोहन ने शिक्षा प्राप्त की और जब वह गांव आया तो उसके मन में घन चलाने की विद्या भी उसने प्राप्त कर ली थी। धनराम के पास बैठ करके वह जिस सृजक भाव से घन चलाता है वह अद्भुत है। और इस प्रकार कहानी अनेक प्रकार के संकेतों के माध्यम से हमारे सामने एक नए समाज का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। कहानी बताने का प्रयास करती है कि धीरे धीरे सामाजिक दायरों का जो लोहा है, जातिगत समझ का जो लोहा है, वह गल रहा है। अब हम कहानी में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले शब्द छवि, क्योंकि इसमें शेखर जोशी ने बहुत से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है जो शब्द ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं, कहानी को एक नई रोचकता प्रदान करते हैं और हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। शब्द छवि में सबसे पहले शब्द है निहाई। निहाई एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा रखकर धातु को पीटते हैं। अनायास, बिना प्रयास के। अनुगूंज, प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज। हंसुए, घास काटने का औजार, दरांती। पुरोहिताई, पुरोहित, धार्मिक कृत्य कराने वाला। पुरोहित का व्यवसाय, पुरोहित का भाव। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता, दृढ़ता। रुद्रीपाठ, शंकर की आराधना का एक प्रकार। दौंकनी, लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की नली। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि वाला। संटी, पतली डंडी या छड़ी। प्रतिद्वंद्वी, मुकाबला करने वाला, विपक्षी, विरोधी, प्रतिपक्षी। विद्या, वैशनी, पढ़ने में रुचि रखने वाला। घसियारे, घास काटने का काम करने वाले। सेक्रेटरिएट, सचिवालय। त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी ना हो। इन शब्दों से परिचय प्राप्त कर आप अपनी शब्द संपदा को बढ़ा पाएंगे और कहानी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब हम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों का पाठन एवं उनकी व्याख्या करेंगे। आप जानते हैं कि जब गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष शामिल रहते हैं। विशेष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द चयन आदि पर चर्चा की जा सकती है। तो सबसे पहले पाठ में आए एक महत्वपूर्ण गद्यांश का वाचन। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रीपाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार इस गद्यांश की व्याख्या जब हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कहानी गलता लोहा से लिया गया है। इसके लेखक शेखर जोशी हैं। उन्होंने इन पंक्तियों के
माध्यम से मोहन की कार्यप्रणाली और पंडित वंशीधर की मनस्थिति एवं स्थिति का वर्णन किया है। मोहन खेत में काम करना जानता है, खेती का काम भी करता है और वह उसमें अधिक रुचि लेता है। वह अपने घर से खेत में सफाई करने के लिए, वहाँ उगाई झाड़ झंखाड़ को साफ करने के लिए निकलता है, क्योंकि वह जानता है कि यह काम उसके पिता के बूते का नहीं है। उसके पिता पुरोहिताई करते हैं, लेकिन अब पिता से वह पुरोहिताई भी नहीं हो पाती। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ हवन आदि करवाने का काम अपने यजमानों के लिए करते हैं। वे जोर से मोहन को यह बताने के लिए कि वह चाहे तो उनका सहयोग कर सकता है, बताते हैं कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। तो रुद्री पाठ जो भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता है, उसे करना कठिन है और ऊपर से जहाँ चंद्रदत्त जी का घर है वह भी कठिन परिस्थितियों में है, तो वहाँ जाना कहीं न कहीं पंडित वंशीधर के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो वे मन से कहीं चाहते हैं कि यदि यह काम मोहन कर ले तो उनके लिए आसान हो जाए। तो हम देखते हैं कि इस गद्यांश में मोहन और पंडित वंशीधर की मनस्थिति का वर्णन किया गया है। शब्द चयन तत्सम शब्दावली का बहुतायत में प्रयोग किया गया है और इस प्रकार लोक के भी अनेक शब्द हंसुए, झाड़ियाँ आदि का इस्तेमाल किया गया है। भाषा बहुत प्रवाहमय है और भावानुकूल है। अगला गद्यांश हम देखें। सबसे पहले गद्यांश का वाचन। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। इस गद्यांश में लेखक ने धनराम और मोहन के बीच के रिश्ते को व्यक्त करने का प्रयास किया है। मास्टर त्रिलोक जी से सुन करके धनराम ने कहीं न कहीं मन में यह ठान लिया था कि वह कभी भी मुकाबला मोहन का नहीं कर सकता। वह यही समझता था कि मोहन एक न एक दिन निश्चित रूप से बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जब उसने देखा कि वह घन की विद्या भी जानता है, लोहे का काम करने का सामर्थ्य भी रखता है, तो यह एक नए प्रकार का भाव था। लेखक बताते हैं कि मोहन ने अपने आप को अपनी जातीय अस्मिता से या उस भाव से कि वह केवल अधिकारी ही बन सकता है या बड़ा ही आदमी बन सकता है और घन चलाने की विद्या वह नहीं जानता है, मुक्त कर लिया था। वह समझता है कि इस सृष्टि में सृजना करना श्रेष्ठ काम है और वह अपनी सृजना से बहुत संतुष्ट नजर आता है। वह चाहता है कि उसका मित्र भी उसकी प्रशंसा करे। धनराम को वह अपना मित्र समझता है और किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भाव उनके बीच में नहीं है और न ही एक दूसरे को हराने या जिताने का भाव है। विशेष के अंतर्गत मोहन की मनस्थिति को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया गया है। कहानी प्रतीकात्मक रूप से अपने उद्देश्य को इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करती है। भावानुकूल भाषा है। बहुत ही स्पष्टता के साथ लेखक अपनी बात कहने में सफल हुए हैं। अब हम कहानी के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। कहानी का यह वह प्रसंग है जब धनराम मास्टर त्रिलोक सिंह को
पहाड़ा नहीं सुना पाता, तेरह का पहाड़ा नहीं सुना पाता, तो वह उससे बहुत असंतुष्ट होते हैं। उसे सजा देने की बजाय वे अपने साथ लाई दरातियाँ उसे ठीक करने के लिए दे देते हैं और कहीं न कहीं मन से स्वीकार कर लेते हैं और उस बच्चे के मस्तिष्क में भी यह बात भर देते हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है और तू गन चलाने की विद्या ही जान सकता है या जानता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था क्योंकि उसे लगता था कि मोहन कुशाग्र बुद्धि है, मोहन बड़े खानदान का है, मोहन के पिता अधिक धनवान हैं अपेक्षाकृत रूप से। दूसरी बात, उसे मास्टर त्रिलोकचंद पर पूरा विश्वास था। अपने गुरु की बात मानकर वह यह मान लेता है कि वह किसी भी स्थिति में मोहन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता और मोहन एक दिन अवश्य अफसर बनेगा। अगला है प्रश्न संख्या 3। यह है धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है? धनराम को मोहन के उस व्यवहार पर आश्चर्य होता है जब ब्राह्मणों का यह बच्चा उसके टोले में आता है, उसके पास बैठता है, उससे बड़े प्रेम से चर्चा करता है और सबसे बड़ी बात, घन चलाने की विद्या का प्रदर्शन करता है। सामान्य रूप से ब्राह्मणों के लड़के उसके टोले में नहीं आते थे करके अपनी बात कह करके चले जाते थे, पर मोहन न सिर्फ वहां आता है, बहुत आत्मीयता के साथ धनराम के साथ बात करता है और अपनी घन चलाने की विद्या को प्रस्तुत भी करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। रमेश बाबू जो उसकी बिरादरी के हैं उसे यह कहकर लखनऊ लाए हैं कि वे उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसे पढ़ाने का काम करेंगे। वास्तव में उसे एक घरेलू नौकर बना देते हैं। वे घर के सारे काम उससे करवाते हैं और इस तरह से उनका उसकी पढ़ाई के प्रति कोई रुझान नहीं रहता। गांव का यह कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी जब शहर पहुंचता है तो वहां की आबो हवा उसे रास नहीं आती और उसे बहुत परेशानी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों? मास्टर त्रिलोक सिंह जब धनराम से कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, तो इस कथन के संदर्भ में लेखक टिप्पणी करते हैं कि यह जबान का चाबुक है। चमड़े का जो चाबुक बना होता है उसका निशान शरीर पर होता है, पर यह जो जुबान का चाबुक है इसका निशान मन मस्तिष्क पर बनता है और इस चाबुक की परिणति यह होती है कि धनराम आगे पढ़ना छोड़ देता है। वह अपने पुश्तैनी काम को अपना लेता है और कहीं न कहीं मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, वह बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता। तो यह जो जुबान का चाबुक है यह उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बिरादरी का यही सहारा होता है। इसके संदर्भ में क ख ग घ 4 प्रकार से प्रश्न किए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यह शब्द किसने कहे, तो यह शब्द कहे हैं पंडित वंशीधर ने। जब गांव का रमेश, उन्हीं की बिरादरी का व्यक्ति, उनके पुत्र को अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर होता है तो उन्हें लगता है कि इससे उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा, तो वे टिप्पणी करते हैं कि बिरादरी का यही सहारा होता है। किस प्रसंग में कहा है? मोहन को अपने साथ
लखनऊ ले जाने के प्रसंग में कहा है? किस आशय से कहा है? इस आशय से कहा है कि वे रमेश के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं कि वह जो मोहन को अपने साथ ले जा रहा है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से वह उन पर एक बहुत भारी एहसान कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? जी नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। वास्तव में पंडित वंशीधर को लगता है कि उनके बेटे को रमेश पढ़ाने के लिए लेकर के जा रहा है, पर वहां ले जाकर उसकी हैसियत घरेलू नौकर से ज़्यादा नहीं है। वह एक प्रकार से उस कुशाग्र बुद्धि बच्चे के कैरियर को तबाह कर देता है और इसलिए यह आशय आगे जाकर के नकारात्मक रूप से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? पाठ के बिल्कुल अंत में, जब मोहन बहुत सुंदर गोलाई बनाता है और लोहे की उस गोलाई से बहुत प्रसन्न होता है और कहीं न कहीं चाहता है कि धनराम उसकी विद्या की प्रशंसा करे, तो उस स्थिति में लेखक लिखते हैं कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? पात्र मोहन है और मोहन की सृजनशीलता को, कार्यकुशलता को, घन चलाने की विद्या को, किसी भी हाथ के काम के हुनर को यह वाक्य बहुत संजीदगी के साथ व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, पाठ के आसपास, यानी इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से अन्य कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके संदर्भ में आपको जानना और समझना चाहिए? तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें और लिखें। गांव के माहौल में मोहन अपने पिता के सानिध्य में है, अतः उसका जीवन बहुत आसान है, पर पढ़ लिखने के बाद जब उसे रोजगार नहीं मिल पाता है, आर्थिक विपन्नताएं हैं, वह स्थितियां उसे परेशान करती हैं। दूसरी ओर शहर में रमेश उसे आश्वस्त करके अपने साथ ले जाता है कि वह उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेगा, पर वास्तव में वह ऐसा करता नहीं। वह वहाँ ले जाकर उसे एक घरेलू नौकर बनाकर छोड़ देता है। आसपास के लोग जो उसके साथ रहते हैं लगातार मोहन का शोषण करते हैं। तो दोनों प्रकार के माहौल उसके लिए बहुत अलग हैं और उसमें सामंजस्य बैठा पाना प्रारंभ में उसके लिए बहुत कठिन होता है। प्रश्न संख्या 2, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ और उनकी खूबियां और खामियों पर अपनी बात रखिए। मास्टर त्रिलोक सिंह को बहुत आत्मीयता के साथ उनके दोनों शिष्य मोहन और धनराम याद करते हैं, पर वास्तविकता यह है कि मास्टर त्रिलोक सिंह में जहाँ एक अध्यापक के रूप में अनेक खूबियाँ हैं, वहाँ खामियाँ भी हैं। शिक्षा व्यवस्था में लोग ग्रामीण परिवेश में जाने के लिए तैयार नहीं होते, वहाँ अकेले ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देते हैं। वे लगातार प्रयास करते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास हो। कहीं न कहीं उनकी बच्चों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की प्रवृत्ति बहुत गलत नहीं कही जा सकती, पर कुछ खास बच्चों या कुछ खास जाति के बच्चों पर उनकी जो कृपा दृष्टि है उसकी प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। उनमें कुछ खामियां हैं। वे हुक्का पीते हैं, बच्चों पर बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक टिप्पणियां करते हैं और कहीं न कहीं जो उनकी चाबुक जैसी जबान से शब्द निकलते हैं उसी का परिणाम है कि धनराम जैसे बच्चे के कैरियर को वे तबाह कर देते हैं।
वह बच्चा मानसिक रूप से हार मान लेता है। तो इस प्रकार त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व खामियों और खूबियों का मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत भी हो सकता है? चर्चा करें। इस प्रकार के प्रश्न आपकी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि लेखक एक अनकही सी स्थिति में कहानी का अंत कर देता है। वे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि मोहन ने धनराम वाले कार्य को अपना कैरियर के रूप में स्वीकार किया कि नहीं किया, पर इस कहानी के अनेक अंत हो सकते थे। जैसे मोहन उसके साथ अपना काम प्रारंभ कर सकता था। मोहन को देखकर धनराम की जुबान से व्यंग्यात्मक शब्द आ सकते थे। मोहन के बारे में पता लगने के बाद मोहन के घर वालों के द्वारा रमेश के साथ झगड़ा किए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने एक कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति के बच्चे के कैरियर को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार अनेक प्रकार आप अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से कहानी के अंत के बारे में सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात के संदर्भ में। पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह क्रम से संबंधित हैं, किसका क्या प्रयोजन है शब्द के सामने लिखिए। धोंकनी, धोंकनी आग को सुलगाने व धधकाने का काम आती है। दरांती, यह खेत में घास या फसल काटने का काम करती है। संडसी, संडसी का प्रयोग ठोस वस्तु को पकड़ने का काम करती है तथा कैंची की तरह होती है। आफर, आफर भट्टी या लुहार की दुकान। हथौड़ा, हथौड़ा ठोस वस्तु पर चोट करने का औजार है। पाठ में काट छांट कर जैसे कई संयुक्त क्रियाओं का शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उठापटक, गांव में बहुत प्रकार की उठापटक चलती थी। उलट पलट, बार बार किसी चीज़ को घुमाना, कि सीता माता ने बजरंगबली के द्वारा दी गई अंगूठी को उलट पलट कर देखा, घूर घूर कर, क्रोध भरी आंखों से देखना। मैं जब रास्ते से निकल रहा था तो मुझसे पैसे मांगने वाले मोहन ने मुझे घूर कर देखा। सोच समझकर, समझदारी के साथ कोई काम करना। मैंने इस बार की परीक्षाएं सोच समझकर दी हैं। पढ़ा लिखा कर, पढ़ाई पूरी करवाकर मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना दिया है। प्रश्न 3, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग किया गया है उन संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह काम नहीं रहा। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी प्रकार परिवार का आधा पेट भर पाते थे और सीधी चढ़ाई चढ़ना पुरोहित के बूते की बात नहीं थी। इस प्रकार ये प्रयोग इस पाठ में किए गए हैं। एक बार वृद्ध होने के कारण लेखक के जो पिता हैं वे खेत में काम नहीं कर सकते थे। दूसरा, पुरोहित व्यवसाय की निरर्थकता को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। और तीसरा, पंडित वंशीधर की वृद्धावस्था को बताने के लिए वे यहाँ प्रयोग करते हैं बूते शब्द का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और यह है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इन वाक्यों को आदेश में लिखा गया है, तो इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। तो हम लिखेंगे, आप थोड़ा दही तो ला दो बाजार से। आप ये कपड़े धोबी को तो दे आओ। आप 1 किलो आलू तो ला दो। इसके बाद
विज्ञापन की दुनिया, विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक प्रकार के विज्ञापन बनाते हैं। आप भी हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए ऐसा विज्ञापन बनाइए जिसमें हस्तकला का कारोबार चले। तो इस विज्ञापन के लिए आप तस्वीर लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि खुल गया खुल गया खुल गया, हाथ की कारीगरी का एक अनूठा मकाम खुल गया। आप हर प्रकार की रोचक वस्तुएं यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार विज्ञापन के माध्यम से भी भाषा को संवर्धित किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा को पढ़ा। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार कहानी है। निश्चित रूप से इस पाठ ने आपको आनंदित किया होगा। इस कहानी को पढ़ें, इसकी सार्थकता को समझें तथा इसका आनंद लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।